हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही जो यूपीपीएससी क्या कहते हैं आर ओ का आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा है और हम लोग एक दृष्टि जो करंट अफेयर्स आती है घटना चक्र की, तो उसी का ईयरली करंट अफेयर्स जो आया हुआ है तो वैज्ञानिक परिदृश्य को देख लेते हैं और उसी में ये अगला पार्ट है जो कि होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये आपका प्रोबा मिशन के बारे में हो गया था। अब NSIL GSAT N2 मिशन की बात है जो कि हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए NSIL GSAT N2 मिशन की बात करूँ तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा है जो कि इसका प्रक्षेपण जो कि किया गया और ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। GSAT N2 एक 4700 किग्रा वजन का संचार उपग्रह है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। GSAT N2 की मिशन अवधि कितनी रहने वाली है तो 14 वर्ष है जो कि होने वाली है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये भेजे कहाँ से गया है तो फ्लोरिडा जो अमेरिका में है शहर, वहाँ पर केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है, यहाँ से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जो कि भेजेगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा GSAT N2 जो है ये पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है जो कि मदद करने वाला है, ठीक है। NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन की बात करूँ GSAT N2 NSIL जो है ये दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन यानी डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। जून 2022 में एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित जो GSAT 24 था वो NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर मांग प्रेरित उपग्रह मॉडल है क्या। तो इसका मतलब ये है जब किसी उपग्रह का प्रमोशन होता है तो उसके वास्तविक उपभोक्ता के बारे में है जो कि ज्ञात होता है। इसके तहत यह भी ज्ञात होता है कि उस उपग्रह का किस प्रकार उपयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मांग प्रेरित उपग्रह मॉडल के बारे में याद रखिएगा। हो सकता है आपको कथन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके तहत यह भी ज्ञात होता है कि उस उपग्रह का किस प्रकार है जो कि उपयोग किया जाएगा। इससे जो है उपग्रह के कक्षा में स्थापित किए जाने के पश्चात उसकी क्षमता का प्रभावी उपयोग भी है जो कि संभव होता है, ठीक है। NSIL की बात करें तो यह इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, ठीक है, यानी प्राइवेट एक प्रकार से नहीं है, ठीक है। NSIL ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये इसरो की ही एक शाखा है और इसरो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था तो 1969 में हुआ था। लिग्नोसैट की बात कर लेते हैं तो विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। इसे भेजा किसने है तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसे भेजा है जापान में पाई जाने वाली ये जो है लिग्नोसैट जो है ये हिनोकी नामक जो जापान में पाई जाने वाली है कि मैग्नीलिया लकड़ी है इसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जापान के द्वारा है जो कि इसे भेजा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। SpaceX का जो CRS-31 मिशन है इसके माध्यम से है जो कि लिग्नोसैट जो भेजा गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में है जो कि प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है, ठीक है। और ये कनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया है फाल्कन 9 के माध्यम से, ठीक। इसके बाद क्या है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की बात करें तो 1 नवंबर 2024 को इसरो की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है तो ध्यान दीजिएगा लेह लद्दाख में है जो कि किया गया है, ठीक है। इस मिशन के तहत जो है वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखकर है जो कि पृथ्वी से बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे मंगल में जाते हैं या चंद्रमा में तो वातावरण वहाँ पर अच्छा रखने का प्रयास है जो कि किया जाएगा ताकि जैसे हमारे पृथ्वी में वातावरण रहता है वैसे ही सामान्य परिस्थितियाँ हैं जो कि अनुभव कराई जाएँ। इस मिशन का जो योजना स्थल है लद्दाख में स्थित है और इसका अद्वितीय पर्यावरण जो है ये मंगल और चंद्रमा की सतहों से काफ़ी मिलता जुलता है जो कि रहेगा, ठीक है, ताकि वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना, ठीक है। इस मिशन को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन भी है जो कि दिया गया है। नासा द्वारा जो प्रदत्त एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था तो इसका नीमो नाम था, नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशन, ठीक है। और भारत वाले का नाम क्या है तो ध्यान दीजिएगा, भारत वाले का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन अभी क्या कहते हैं बनाया गया है लेकिन अभी ऊपर भेजने के लिए ऐसा कोई नाम इसका नहीं रखा गया। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, यह मिशन जो है इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो गुजरात स्थित जो आका स्पेस स्टूडियो हो और इसके अलावा लद्दाख का विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे ये तीनों मिलकर है जो कि इसे बना है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अगला है मिशन शक्ति सैट। तो मिशन शक्ति सैट देखिए चेन्नई में स्थित जो एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया है, स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया जो कंपनी है स्टार्टअप कंपनी है तो इसके द्वारा एक वैश्विक पहले। इसका उद्देश्य क्या है तो 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना इनका काम है। इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं, हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, इन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पेलोड विकास और अंतरिक्ष यान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 120 घंटे का जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण जो कि दिया जाएगा।
तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 14 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए जो हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, और 120 घंटे का है जो कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मिशन शक्ति सेट, ठीक है। और चेन्नई की एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है किड्स इंडिया लिमिटेड, ठीक। ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का जो कि चयन किया जाएगा। और ये जो है क्या करेंगे, चयनित जो 108 छात्रा हैं ये भारत आकर पेलोड और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए है, जो कि व्यवहारिक अनुभव है जो कि प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस मिशन के तहत 2024 में जो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन है, इसके अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने का भी है लक्ष्य जो को रखा गया है, ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया के अन्य प्रमुख क्या कहते हैं मिशन की बात करें तो ये उतना आपके लिए महत्वपूर्ण ही से आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पुराने मिशन इतने पुराने मिशन पूछेगा नहीं। इसके बाद क्या यूरोपा क्लिपर मिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये नासा का मिशन है, 14 अक्टूबर 2024 को भेजा गया है, और ये फ्लोरिडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ से स्पेस एक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है इसके द्वारा है जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूरोपा किलर जो है ये है क्या, तो बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर का उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए है जो कि ये मिशन बनाया गया है, और ये पहला मिशन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह क्या है, तो यूरोपा है। साथ ही में यह नासा का पहला ऐसा मिशन है जो कि पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया यानी ओशियन वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए है जो कि जाने वाला है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर जो है नासा द्वारा अब तक किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। यह अंतरिक्ष यान जो है लगभग 1.8 बिलियन मील की दूरी तय करने के बाद अप्रैल 2030 तक बृहस्पति ग्रह तक है जो कि पहुंचेगा। आप सोचिए भाई साहब 2025 चल रहा है, पहुंचेगा 5 साल बाद, चलता ही रहेगा। सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा दूरी है पृथ्वी से बृहस्पति की। यह अंतरिक्ष, अब बृहस्पति के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, ठीक है। यह अंतरिक्ष बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपने मुख्य मिशन के दौरान जो है 49 बार, इतना कुछ महत्वपूर्ण है इस मिशन, इसका मुख्य मिशन वर्ष 2034 तक है जो कि समाप्त होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दी, यानी 2034 तक चलेगा, 2030 में पहुँचेगा, ठीक है। यूरोपा की बात करें तो देखिए यूरोपा जो है यह इटालियन खगोल शास्त्री जो है गैलीलियो गैलीली 1610 में इन्होंने यूरोपा की खोज है जो कि की थी। यूरोपा का आकार जो है पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है, ठीक है। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा की बात करें तो यह बना कैसे है, तो देखिए सिलिकेट चट्टान से जो कि बना हुआ है, और इसकी सतह पर चलहिम यानी वाटर आइस की एक परत है जो कि विद्यमान है। इसका वायुमंडल बहुत ही पतला है जो मुख्यतः ऑक्सीजन से निर्मित है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान की बात तो हमने कर ली, 9 वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर ये गया है, और इस अंतरिक्ष यान का जो आकार है यह एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 18 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। जैसे कि आप लोग ISS देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने मिलकर बनाया है, तो ऐसे ही भारत की तरफ से भारतीय स्पेस स्टेशन भी है जो कि बनाया जाएगा। गगनयान कार्यक्रम के तहत है जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, और इसका जो पहला मॉड्यूल है इसका विकास भी है जो कि किया जा रहा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और प्रथम मॉड्यूल का जो प्रक्षेपण है ये वर्ष 2028 तक प्रस्तावित है, और 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य है जो कि रखा गया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यह एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा यानी स्पेस बेस्ड फैसिलिटी होगी जो कि माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। और इसके अलावा जो है 2040 में भारत जो है मानव युक्त चंद्र मिशन भी है जो कि भेजने वाला है, इंडियन क्रूड लूनर मिशन, यानी हम लोग चंद्रमा में मनुष्य को भेजने का काम है जो कि करेंगे अपनी तरफ से, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गगनयान मिशन तो अभी 2026-26 के आसपास भेजने ही वाला है। वीनस ऑर्बिटर मिशन ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 18 सितंबर 2024 के दिन ही जो VOM यानी वोम मिशन जो है वीनस ऑर्बिटर मोम, जैसे आपका मॉम था ना मार्स के लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वैसे ही ओम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। और यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेक्षण के लिए जो कि इसे लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के मुख्य कार्य क्या रहेंगे, तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है और इसका भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के संबंध में बेहतर समझ प्रदान करना, और इसके अलावा शुक्र ग्रह में जो है ठीक है एटमॉस्फेयर की जाँच करना और वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है।
शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना इसका काम है। और इस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यान के विकास और उसके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व जो है इसरो पर रहने वाला है, तो पता ही है। इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है 2028 में भेजा जाएगा और इसके लिए खर्चा कितना आने वाला है, तो 1236 करोड़ रुपए हैं जो कि फंड बना दिया गया है और स्वीकृति भी दे दी गई है। इनमें से 834 करोड़ रुपए जो है अंतरिक्ष यान पर है जो कि खर्च होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो कितने ज़्यादा चर्चे थे, हर एग्जाम में पूछा जा रहा था, तो ये जितने फैक्ट हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख वैश्विक मिशन की बात करें तो देखिए मैगेलन 4 मई 1979 को भेजा गया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर पहले मिशन की बात करें तो यह आपका था मैरिनर 2। यह पृथ्वी से पर किसी अन्य ग्रह में अन्वेक्षण के लिए पहला सफल मिशन था और शुक्र ग्रह के निकट से जो कि गुजरा था, ना कि गया था। ठीक है, वीनस एक्सप्रेस की बात करें तो ये 9 नवंबर 2005 को है जो कि यूरोप की तरफ से है जो कि इसे भेजा गया था। ठीक है, दा विंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा। डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये नासा का एक मिशन है जो कि 2029-30 में है जो कि प्रस्तावित है, चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वेरिडास की बात करें, ये भी वीनस से संबंधित है और ये भी नासा का ही है मिशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वीनस इमिसिटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यानी न्यू जनरेशनल लॉन्च व्हीकल के विकास को जो कि मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निर्णय है जो कि लिए गए थे 18 सितंबर 2024 के दिन। ठीक, इसी दिन वीनस के मिशन को मंजूरी दे दी गई थी और स्पेस स्टेशन को बनाने की मंजूरी दे दी गई थी और न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की भी मंजूरी है जो कि दे दी गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं LVM-3 प्रक्षेपण यानी कि वर्तमान जो पेलोड कैपेबिलिटी है ये इसकी तुलना में NGLV की जो नीति भार क्षमता है ये 3 गुना जो कि होने वाली जो न्यू जनरेशनल लॉन्च व्हीकल बनाया जाएगा वो 3 गुना ज़्यादा भारी सामानों को ले जा सकता है। ठीक है, और इसकी लागत जो होगी वो LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो है आपका ये, ठीक है, तो LVM-3 की लागत से 1.5 गुना बसी रहेगी, यानी ज़्यादा महंगा नहीं होगा। ठीक है, और जो न्यू जनरेशनल हम लोग लॉन्च व्हीकल बनाएंगे तो यह एक पुनर्प्रयोज्य यानी एक प्रकार से रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है जो कि होने वाला है, जैसे कि आप लोग SpaceX को देखते हैं। ठीक है, यानी वो रॉकेट को ले जाता है, जो भी उसे भेजना होता है सैटेलाइट को, उसके बाद वापस आके वो वहीं पर अपना सुरक्षित आ जाता है, यानी रॉकेट ख़राब नहीं होता है। ठीक है, रीयूज में आ जाता है। न्यू जनरेशनल लॉन्च व्हीकल जो है पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिटर में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीति भार को है स्थापित करने में सक्षम होगा। अभी नया बन रहा है तो इसलिए अभी कम 30 टन तक बसे जो कि ले जा सकता है और इसके प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग जो है जो कि किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान की बात करें वर्तमान समय में तो भारत ने जो है 10 टन तक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता है जो कि प्राप्त कर ली है। और साथ ही भारत जो है 4 टन तक वजनी उपग्रहों को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक जो कि भेज सकते हैं, यानी लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास तक है जो कि भेज सकते हैं 4 टन, और 10 टन हम कहाँ तक भेज सकते हैं, तो लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, और इसमें देखिए उपयुक्त जो क्षमता है वर्तमान में PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें हैं जो कि आयोजित की जाएंगी, D1 D2 D3, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। NGLV के विकासात्मक चरण को जो है 96 माह में पूरा करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है। भाई साहब 8 साल में है जो कि पूरा होगा, भी बहुत समय है। 8 साल मतलब समझ रहे हैं, 2025 चल रहा है, 2025 35 2033 के आसपास देखते हैं। फिर भी यही लंबे लंबे जब मिशन बनाए जाते हैं, जब अच्छे से वो उसी क्षेत्र में काम करेंगे तभी जाके सब चीज़ें सफल भी होती हैं। बजट बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जब तक बजट जो है अच्छे से नहीं देंगे इसरो और DRDO को, तो अच्छे से वो लोग ना क्या कहते हैं नई नई डिस्कवरी भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए पोलारिस डॉन मिशन की बात कर लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण नासा का मिशन है पोलारिस डॉन मिशन, ये कनेडी स्पेस सेंटर से जो कि भेजा गया है और SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा जो कि इसे भेजा गया है। ठीक है, और इस मिशन के तहत जो है एक 4 सदस्यीय जल दल है जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसमें ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस ये ध्यान दीजिएगा अन्ना मेनन, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये 10 सितंबर 2024 को है जो कि भेजा गया है। अन्ना मेनन भी इसमें शामिल है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा शिफ्ट फॉर पेमेंट जो नामक जो कंपनी है इसके CEO कौन है, तो जेरेड ए साकमन ये भी है जो कि ये मिशन कमांडर हैं। ठीक है,
इस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को भी है जो कि पूरा किया गया है। ठीक है, इसमें जो है गैर प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ये प्रथम स्पेस वॉक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण, इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पोलारिस डॉन मिशन जो है ये है आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ानों में से पहला मिशन था। ठीक है, और इस कार्यक्रम का नामकरण जो है ये पोलारिस नामक एक तारामंडल है जिसके नाम पर रखा गया है। और ये 3 सितारों का एक तारामंडल है जो कि आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जो कि जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इस मिशन के दौरान जो है मिशन विशेषज्ञ जो हैं सराह गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस नामक जो फिल्म है इसकी गीत रेस थीम की धुन भी है जो कि बजाई थी। ठीक है, इस गीत के रिकॉर्ड करके स्पेसएक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भी है जो कि भेजा गया था। ठीक है, मिशन रोहिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, ये भारत द्वारा विश्व में पहली बार पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है जो कि एक प्रकार से मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण जो कि किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि मोबाइल लॉन्चर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे हम लोग सेटेलाइट रॉकेट खड़ा हुआ है अपने क्या कहते हैं सेंटर पर जहाँ से उसे उड़ना है, और हम लोग मोबाइल के माध्यम से है कि दूर जाकर भी उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इस मिशन को मिशन रोहिणी है जो कि नाम दिया गया है, और इसको जो है तमिलनाडु के एक तटीय गाँव तिरुविंदई से है जो कि लॉन्च किया गया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना, तिरुविंदई से। और रोहिणी नामक एक जो पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है इसको सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में है जो कि प्रक्षेपित किया गया है। रोहिणी 1 की बात करें तो रॉकेट जो है यह है 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह को मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई तक है जो कि ले गया है। और यह जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से है जो कि डाटा एकत्रित करने का काम है जो कि करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। रोहिणी को जो है मायल स्वामी अनिरुद्धरई के मार्गदर्शन में है जो कि लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। द मून मैन ऑफ इंडिया भैया कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये श्री अनादुरई जी थे जो क्या कहते हैं URSC यानी UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के जो है पूर्व निर्देशक भी हैं जो कि रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। द मून मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो श्री अन्नादुरई हैं। ठीक है, अन्नादुरई जी हैं। मिशन रोहिणी के मिशन निदेशक डॉक्टर आनंद मेघालिंगम हैं जो कि स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO हैं। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित जो स्पेस जोन इंडिया है इन्होंने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से है जो कि रोहिणी 1 को क्या कहते हैं विकास है जो कि किया है इसका रॉकेट का। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस रॉकेट को जो रोहिणी 1 है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत जो कि लॉन्च किया गया था। SSLV D3 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 8वें नंबर का है, इस मिशन की बात करें तो ये SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। SSLV का जो है विकासात्मक चरण है जो कि पूर्ण हो गया है, और SSLV जो है 7 अगस्त 2022 को है पहली विकासात्मक उड़ान है जो कि इसने भरी थी। इसके बाद 2023 में दूसरी, और वर्तमान में नवीनतम मिशन के तहत इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से है जो कि लॉन्च किया गया है। यह मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का 8वां उपग्रह है। इसे पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा पर है जो कि स्थापित किया गया है। इस मिशन के तहत जो है 200 ग्राम वजन का SR0 डेमोसैट है, इसको निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और यह उपग्रह जो है चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी स्पेस रिक्शा द्वारा है जो कि विकसित किया गया है। इसमें जो है 2 पेलोड भी हैं जो कि गए हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक पेलोड है लोरा M2M मैसेज प्रणाली का विकास जो है चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में किया गया है। और इसी प्रकार SRM पब्लिक स्कूल जो है स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाले प्रथम भारतीय स्कूल है जो कि बन गया है। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 08 नंबर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो EOS 08 का वजन कितना है, तो 175.5 ग्राम है, और इसमें 3 पेलोड हैं जो कि गए हैं। एक तो EOIR GNSSR और SIC-UV डोसिमीटर। ठीक है, बस इनके नाम ध्यान दीजिएगा, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और EOS 8 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो एक तो माइक्रो सैटेलाइट की डिज़ाइन और विकास करना, और माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए जिसमें हम लोगों ने लगभग पूरा जो वैज्ञानिक परिदृश्य है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।